नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेक्ट्रम में। हम पढ़ रहे हैं अध्याय संख्या 31 कृषक आंदोलन। 1857 से 1947 के दरमियान ये कृषक आंदोलन चले और 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक किस प्रकार कृषक आंदोलन हुए, कौन कौन से हुए, कैसे हुए, सब समझते हैं। सबसे पहले पहला बिंदु जो टॉपिक है वो है उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि व्यवस्था कैसी है उसको हम समझते हैं। अंग्रेजों द्वारा भारतीय कृषि व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन किए जाने से देश के कृषि जगत में हलचल पैदा हो गई तथा भारतीय कृषक निर्धनता की बेड़ियों से जकड़ लिए गए। उपनिवेशवाद के अधीन भारतीय कृषि की निर्धनता के निम्न प्रमुख कारण थे। पहला, उपनिवेशवादी आर्थिक नीतियाँ। दूसरी, भारतीय हस्तशिल्प के विनाश से भूमि पर अत्यधिक दबाव। तीसरी, नई भू राजस्व व्यवस्था। और चौथा, उपनिवेशवादी प्रशासनिक व न्यायिक व्यवस्था के कारण जो हैं, ये प्रमुख कारण जो हैं कृषि व्यवस्था की जो है स्थिति बेहद दयनीय बना देती है। भारतीय कृषक लगान की ऊंची दरों, अवैध करों, भेदभावपूर्ण बेदखली एवं जमींदारी क्षेत्रों में बेगार जैसी बुराइयों से त्रस्त थे। रैयतवाड़ी क्षेत्रों में सरकार ने स्वयं किसानों पर भारी कर आरोपित कर दिए। इन विभिन्न कठिनाइयों के बोझ से दबे किसान अपनी आजीविका के एकमात्र साधन को बचाने के लिए महाजनों से ऋण लेने हेतु विवश हो जाते थे। ये महाजन उन्हें अत्यंत ऊंची दरों पर ऋण देकर उन्हें ऋण के जाल में फांस लेते थे। अनेक अवसरों पर तो किसानों ने को अपनी भूमि और पशु भी गिरवी रखने पड़ते थे। कभी कभी ये सूदखोर या महाजन किसानों की गिरवी रखी संपत्ति को भी जब्त कर लेते थे। इन सभी कारणों से कृषक धीरे धीरे निर्धन, लगानदाता और मजदूर बनकर रह गए। बहुत से कृषकों ने कृषि कार्य छोड़ दिया, कृषि भूमि रिक्त पड़ी रहने लगी और कृषि उत्पादन कम होने लगा। यदा कदा किसानों ने अपने अत्याचारों का विरोध भी किया तथा शीघ्र ही वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि उनका मुख्य शत्रु उपनिवेशवादी शासन है। कभी कभी उत्पीड़न की पराकाष्ठा हो जाने पर किसानों ने आपराधिक कार्य भी किए। इन अपराधों में डकैती, लूट एवं हत्याएं जैसी घटनाएं भी शामिल थीं। सबसे पहले हम समझेंगे प्रारंभिक कृषक आंदोलनों का सिंहावलोकन। प्रारंभिक कृषक आंदोलनों का सिंहावलोकन में सबसे पहले समझेंगे नील आंदोलन। नील आंदोलन ये 1859 और 1860 के बीच की समयावधि में हुआ था। 1860 के आसपास की समयावधि में नील आंदोलन हुआ। नील आंदोलन क्या है समझते हैं। सबसे पहले अंग्रेजों के शासनकाल में किसानों का पहला जुझारू एवं संगठित विद्रोह नील आंदोलन था। 1859 से 1860 ईस्वी में बंगाल में हुए इस विद्रोह ने प्रतिरोध की एक मिसाल ही स्थापित कर दी। यूरोपीय बाजारों की मांग की पूर्ति के लिए नील उत्पादकों ने किसानों को नील की अलाभकर खेती के लिए बाध्य कर दिया। जिस उपजाऊ जमीन पर चावल की अच्छी खेती हो सकती थी उस पर किसानों की निरक्षरता का लाभ उठाकर झूठे करार द्वारा नील की खेती करवाई जाती थी। करार के वक्त मामूली सी रकम अग्रिम के रूप में दी जाती थी और धोखा देकर उसकी कीमत बाजार से कम आंकी जाती थी। यदि किसान अग्रिम वापस करके शोषण से मुक्ति पाने का प्रयास भी करता तो उसे ऐसा नहीं करने दिया जाता था। कालांतर में सत्ता के संरक्षण में पल रहे नील उत्पादकों ने तो करार लिखवाना भी छोड़ दिया और लठैतों को पालकर उनके माध्यम से बलात् नील की खेती शुरू कर दी। वे किसानों का अपहरण, अवैध बेदखली, लाठियों से पीटना, उनकी महिलाओं एवं बच्चों को पीटना, उनके पशुओं को जब्त कर लेना, उनके घरों एवं फसलों को जलाने से ऐसे क्रूर हथकंडे अपनाने लगे। नील आंदोलन की शुरुआत 1859 के मध्य में बड़े नाटकीय ढंग से हुई। एक सरकारी आदेश को समझने में भूलकर कलारोआ के डिप्टी मजिस्ट्रेट ने पुलिस विभाग को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया जिससे किसान अपनी इच्छानुसार भूमि पर उत्पादन कर सकें। बस शीघ्र ही किसानों ने नील उत्पादन के खिलाफ अर्जियां देनी शुरू कर दी। पर जब क्रियान्वयन नहीं हुआ तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, दो आदमियों के नेतृत्व में नादिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों ने विद्रोह कर दिया। ठीक है, नादिया जिला गोविंदपुर। जब सरकार ने बलपूर्वक युक्तियां अपनाने का प्रयास किया तो किसानों ने भी हिंसा करनी शुरू कर दी। हिंसा पर उतर आए और इस घटना से प्रेरित होकर आसपास के क्षेत्रों के किसानों ने भी उत्पादकों से अग्रिम लेने और करार लेने और नील की खेती से इनकार कर दिया। बाद में किसानों ने जमींदारों के अधिकारों को चुनौती देते हुए उन्हें लगान अदा करना भी बंद कर दिया। ये स्थिति पैदा होने के पश्चात नील उत्पादकों ने किसानों के खिलाफ मुकदमे दायर करना शुरू कर दिए और मुकदमे लड़ने के लिए धन एकत्र करना प्रारंभ कर दिया।
बदले में किसानों ने भी नील उत्पादकों की सेवा में लगे लोगों का सामाजिक बहिष्कार प्रारंभ कर दिया। इससे किसान शक्तिशाली होते गए और नील उत्पादक अकेले पड़ते गए। बंगाल के बुद्धिजीवियों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने किसानों के समर्थन में समाचार पत्र भी लिखे, जनसभाओं का आयोजन किया और उनकी मांगों के संबंध में सरकार को ज्ञापन सौंपे। हरीश चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट हरीश चंद्र मुखर्जी के पत्र हिंदू पैट्रियट ने किसानों का पूर्ण समर्थन किया। दीन बंधु मित्र से नील दर्पण द्वारा गरीब किसानों की दयनीय स्थिति का मार्मिक प्रस्तुतिकरण किया। स्थिति को देखते हुए सरकार ने नील उत्पादन की समस्याओं पर सुझाव देने के लिए नील आयोग का गठन किया। इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने एक अधिसूचना जारी की, जिसमें किसानों को ये आश्वासन दिया गया कि उन्हें नील उत्पादन के लिए विवश नहीं किया जाएगा। सभी संबंधित विवादों को वैधानिक तरीकों से हल किया जाएगा। कोई चारा न देखकर नील उत्पादकों ने बंगाल से अपने कारखाने बंद करने प्रारंभ कर दिए और 1860 तक ये विवाद समाप्त हो गया। दूसरा विद्रोह है पाबना विद्रोह। 1873 से 1876 की समयावधि में हुआ था। बंगाल में 1870 और 1880 के दशक में जमींदारों द्वारा किसानों पर कानूनी सीमा से बहुत अधिक करारोपण और उनकी मनमानी कारगुजारियां बड़े पैमाने पर हुईं। इन कारगुजारियों के विरुद्ध बंगाल में 1873 से 1876 के बीच एक सफल किसान आंदोलन हुआ, जिसे पाबना विद्रोह के नाम से जाना जाता है। पाबना जिले में यूसुफशाही परगने में 1873 में जमींदारों की मनमानी के प्रतिकार के लिए किसान संघ की स्थापना की गई। 1873 में इस संघ के अधीन किसान संगठित हुए और उन्हें लगान हड़ताल कर दी और बढ़ी हुई दर पर लगान देने से इनकार कर दिया। संघ ने जमींदारों के खिलाफ मुकदमे दायर किए और इसके लिए कोष भी स्थापित किए। शीघ्र ही इस प्रकार के संघ पाबना के अन्य भागों और पूर्वी बंगाल के दूसरे जिलों में भी स्थापित हो गए और जमींदारों के खिलाफ तेजी से मुकदमे दायर किए जाने लगे। किसानों की यह लड़ाई मुख्यतया कानूनी मोर्चे पर ही लड़ी गई थी। दरअसल तब तक किसान अपने कानूनी अधिकारों के प्रति जागरूक हो चुके थे और कानूनी लड़ाई लड़ना सीख गए थे। एकता, संगठन और शांतिपूर्वक संघर्ष के द्वारा अधिकारों की बहाली का तरीका उन्हें ज्ञात हो चुका था। इतने बड़े पैमाने पर चले हिंसक आंदोलन के दौरान हिंसक वारदातें नाम मात्र की हुई। प्रायः जब अदालती फैसलों के लागू करने में बाधा पहुंचाई गई, तभी किसानों ने लाठी आदि का सहारा लिया। यद्यपि कृषक विद्रोह का यह चरण 1885 तक चला, जब तक बंगाल काश्तकारी कानून नहीं बना, तथापि अधिकांश विवाद इससे पहले ही निपटा लिए गए थे और किसानों को उनकी जमीन वापस मिल चुकी थी। कई विवाद जो थे वो सरकारी दबाव और बीच बचाव से हल कराए गए और जमींदारों ने तो स्वयं ही डर के कारण समझौते की पेशकश की। इन जमींदारों को किसानों की संगठित शक्ति से भय लगने लगा था। साथ ही मुकदमों के चक्र में फंसने में वे अपनी हानि देख रहे थे। जिन मामलों में हिंसक वारदातें हुई, वहां सरकार ने जमींदारों का पक्ष लिया और किसानों की गिरफ्तारियां बड़े पैमाने पर की गई। परंतु जहां आंदोलन शांतिपूर्वक रहा, किसानों ने सिर्फ कानूनी मोर्चे पर लड़ाई लड़ी, वहां सरकार ने तटस्थ रुख अपनाया। यह आंदोलन न तो जमींदारी प्रथा के विरुद्ध था और न ही किसी भी स्तर पर उपनिवेश विरोधी राजनीति से जुड़ा था। इस आंदोलन में भी बंगाल के बुद्धिजीवियों ने आंदोलनकारियों का भरपूर समर्थन किया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, द्वारकानाथ गांगुली ने इंडियन एसोसिएशन के मंच से आंदोलनकारियों की मांगों का समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस आंदोलन का समर्थन किया। राष्ट्रवादी अखबारों ने भी करों की वृद्धि को अनुचित बताते हुए स्थायी रूप से लगान निर्धारण का सुझाव दिया। इस आंदोलन में भी हिंदू एवं मुसलमानों ने मिलकर संघर्ष किया। यद्यपि अधिकांश मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। किसान जो थे मुसलमान थे और अधिकांश जमींदार हिंदू थे। अब हम समझेंगे दक्कन विद्रोह को। देखिएगा, तीसरा विद्रोह है दक्कन विद्रोह। पश्चिमी भारत के दक्कन क्षेत्र में होने वाले विभिन्न कृषकों का मुख्य विद्रोहों का मुख्य कारण था रैयतवाड़ी बंदोबस्त के अंतर्गत किसानों पर आरोपित किए गए भारी कर। इन क्षेत्रों में किसान करों के भारी बोझ से दबे हुए थे और साहूकारों के कुचक्र में फंसने को विवश थे। ये महाजन अधिकांशतया बाहरी लोग थे, जिनमें मारवाड़ी या गुजराती प्रमुख थे। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध के समाप्त हो जाने पर कपास की कीमतों में भारी गिरावट आ गई, जिससे महाराष्ट्र के किसान जो है बुरी तरह प्रभावित हुए। 1867 में सरकार द्वारा भू राजस्व की दरों में 50% वृद्धि का निर्णय और लगातार फसलों की बर्बादी से कृषकों की समस्याएं चरम स्तर पर पहुंच गईं। महाजनों, सूदखोरों एवं किसानों के मध्य धीरे धीरे तनाव बढ़ने लगा, जिसके फलस्वरूप 1874
1974 में किसानों ने बाह्य महाजनों के विरुद्ध सामाजिक बहिष्कार आंदोलन प्रारंभ कर दिया। इन आंदोलन के तहत किसानों ने महाजनों की दुकानों से खरीदारी करने, उनके खेतों में मजदूरी करने से इनकार कर दिया। नाइयों, धोबियों, चर्मकारों ने भी महाजनों की किसी प्रकार की सेवा से इनकार कर दिया। किसानों का यह सामाजिक बहिष्कार शीघ्र ही पूना, अहमदनगर, शोलापुर और सतारा के गांवों में भी फैल गया। लेकिन ये बहिष्कार जो है शीघ्र ही कृषि दंगों में परिवर्तित हो गया, जिसके फलस्वरूप किसानों ने महाजनों एवं सूदखोरों के घरों एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर हमले किए। उनके ऋण संबंधी कागजात और करारनामे लूट लिए गए, सार्वजनिक तौर पर आग लगा दी गई। ठीक है, और किसानों ने जो है महाजनों और सूदखोरों के घरों पर हमले किए। सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति दमनकारी नीतियां अपनाई और आंदोलन को कुचल दिया। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम बनने से आंदोलन पूर्णतया समाप्त हो गया। इस आंदोलन के समय भी महाराष्ट्र के आधुनिक विचारों से प्रभावित बुद्धिजीवी वर्ग ने सराहनीय भूमिका निभाई और तर्कपूर्ण ढंग से किसानों की मांग को सरकार के सम्मुख उठाया। अब हम समझेंगे 1857 के पश्चात किसान आंदोलनों का परिवर्तित चरित्र। किसान आंदोलनों में किसान मुख्य शक्ति बनकर उभरे और उन्होंने अपनी मांगों के लिए सीधे लड़ना प्रारंभ कर दिया। उनकी मांगें मुख्यतया आर्थिक समस्याओं से संबद्ध थी। किसानों के मुख्य दुश्मन विदेशी बागान मालिक, देशी जमींदार, महाजन एवं सूदखोर थे। इनके आंदोलन विशिष्ट तथा सीमित उद्देश्यों और उनकी व्यक्तिगत समस्याओं से संबद्ध होते थे। इन आंदोलनों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध आवाज नहीं उठाई गई। इन आंदोलनों में निरंतरता एवं दीर्घकालिक संगठन का अभाव था। इन आंदोलनों का प्रसार क्षेत्र सीमित था। इन आंदोलनों का उद्देश्य अधीनस्थ व्यवस्था यानी सिस्टम ऑफ सबऑर्डिनेशन को समाप्त करना नहीं था। अधीनस्थ व्यवस्था को समाप्त करना नहीं था, अपितु किसान अपनी तात्कालिक समस्याओं से संबद्ध गतिविधि समस्याओं को अपने उठाते थे। किसान अब विधिक अधिकारों से परिचित हो गए थे और वे कानूनी तरीके से संघर्ष के पक्षधर थे। दुर्बलताएं, अब हम समझेंगे दुर्बलताएं। 1857 के पश्चात में दुर्बलताएं क्या देखने को मिली। इन आंदोलनकारियों में उपनिवेशवाद के चरित्र को समझने का अभाव था। 19वीं शताब्दी के किसानों में नई विचारधारा का अभाव था तथा उन्होंने अपने आंदोलनों में नए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक कार्यक्रम सम्मिलित नहीं किए। इन संघर्षों का स्वरूप यद्यपि उग्रवादी था, किंतु ये परंपरागत ढांचों पर ही अवलंबित थे। इनमें सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव था। अब हम समझेंगे 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन। 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन। 20वीं शताब्दी के कृषक विद्रोह पिछली शताब्दी के विद्रोहों से अधिक व्यापक, प्रभावी, संगठित व सफल थे। इस परिवर्तन के सूत्र कृषक आंदोलन एवं भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष के अन्योन्याश्रय संबंधों में थे। राष्ट्रीय आंदोलन ने अपना संघर्ष तीव्र करने के लिए सामाजिक आधार बनाने की कोशिश के क्रम में किसानों से नजदीकियां स्थापित की, और वहीं दूसरी ओर किसानों ने राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ने के लिए लाभों को देखकर तन मन धन से उसे समर्थन देना प्रारंभ कर दिया। तो राष्ट्रीय आंदोलन से किसानों के आंदोलन जुड़ने लगे। अब हम समझेंगे किसान सभा आंदोलन क्या है। किसान सभा आंदोलन 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के तालुकदारों को उनकी भूमि लौटा दी गई। इससे प्रांतों में कृषि व्यवस्था पर तालुकदारों और बड़े जमींदारों का नियंत्रण और बढ़ गया। कृषकों का एक बड़ा वर्ग इन तालुकदारों या जमींदारों के मनमाने अत्याचारों से पीड़ित था, जिनमें लगान की ऊंची दरें, भूमि से बेदखली, अवैध कर, नजराना इत्यादि सम्मिलित थे। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत अनाज एवं अन्य आवश्यक चीजों के दाम अत्यधिक बढ़ गए। इससे उत्तर प्रदेश के किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। मुख्यतया होम रूल लीग की गतिविधियों के कारण उत्तर प्रदेश में किसान सभाओं का गठन किया गया। फरवरी 1918 में गौरी शंकर मिश्र और इंद्र नारायण द्विवेदी ने 1918 फरवरी में उत्तर प्रदेश किसान महासभा का गठन किया। इस कार्य में मदन मोहन मालवीय ने इन्हें सराहनीय योगदान प्रदान किया। 1918 के जस्ट एक साल बाद 1919 के मध्य तक इसकी लगभग 500 शाखाएं गठित की जा चुकी थीं। 1918 में जो है ये उत्तर प्रदेश किसान सभा का गठन किया गया और 1919 यानी अगले साल तक जो है इसकी 500 शाखाएं गठित की जा चुकी थीं। किसान सभाओं के गठन से संबद्ध प्रमुख नेताओं ने झिंगुरी सिंह किसान सभाओं के गठन से संबद्ध प्रमुख नेताओं में अगर हम नाम लें तो एक तो है झिंगुरी सिंह, दुर्गापाल सिंह एवं बाबा रामचंद्र का नाम भी सम्मिलित हैं।
जून 1920 में, अब 1919 के अगले साल, मतलब 1920 की बात हो रही, जून 1920 में बाबा रामचंद्र ने जवाहरलाल नेहरू से इन गांवों का दौरा करने का आग्रह किया। तत्पश्चात नेहरू ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए इन गांवों का दौरा किया तथा गांववासियों से गहन संपर्क स्थापित किया। राष्ट्रवादी नेताओं में मतभेद के कारण अक्टूबर 1920 में अवध किसान सभा का गठन किया गया। ठीक है, राष्ट्रवादी नेताओं में मतभेद था, इसलिए अक्टूबर 1920 में आते अवध किसान सभा का गठन भी किया गया। अवध किसान सभा ने किसानों से बेदखल जमीन न जोतने और बेगार न करने की अपील की। सभा ने इन नियमों का पालन न करने वाले किसानों को सामाजिक बहिष्कार करने और अपने विवादों को पंचायत के माध्यम से हल करने का आग्रह किसानों से किया। जनवरी 1921 में कुछ क्षेत्रों में स्थानीय नेताओं की गलतफहमी और आक्रोश के कारण किसान सभा आंदोलन ने हिंसक रूप अख्तियार कर लिया और इस दौरान किसानों ने बाजार, घरों, अनाजों की दुकानों पर धावा बोलकर उन्हें लूटा। पुलिस के साथ उसकी हिंसक झड़पें भी हुई। रायबरेली, फैजाबाद एवं सुल्तानपुर इन गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। और जहाँ झड़पें हुई, जहाँ आंदोलन जनवरी 1921 के समय में जो गलतफहमी और जो हिंसा देखने को मिली, वो रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर में देखने को मिली। धीरे धीरे सरकारी दमन के कारण आंदोलन कमजोर पड़ने लगा। इसी बीच सरकार ने अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम पारित किया। अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम 1920 में अवध किसान सभा अलग बनी और फिर मार्च 1921 में जो है, जनवरी 1921 में हिंसा देखने को मिली रायबरेली, फैजाबाद और सुल्तानपुर गतिविधियों में, और फिर मार्च 1921 तक ये आंदोलन जो है समाप्त ही हो गया था। ठीक है, और इसी बीच सरकार ने जो है 1921 से पहले जो है 1921 के समय, मार्च 1921 से पहले ही जब आंदोलन समाप्त हो गया था, उससे पहले अवध मालगुजारी रेंट संशोधन अधिनियम पारित किया। अब हम समझेंगे एका आंदोलन। एका आंदोलन कहाँ हुआ और कैसे हुआ। 1921 के अंत में उत्तर प्रदेश के उत्तरी जिलों हरदोई, बहराइच और सीतापुर में किसान पुनः संगठित होकर आंदोलन पर उतर आए 1921 के अंत तक। ठीक है, एका आंदोलन की बात हो रही है। इस आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित मुद्दे संबंधित थे। पहले, लगान की दरें लगभग 50% से भी अधिक थीं। दूसरा, राजस्व वसूली के कार्यों में जमींदारों द्वारा अपनाई गई दमनकारी नीतियां। तीसरा, बेगार की प्रथा। इसे एका या एकता आंदोलन में प्रतीकात्मक धार्मिक रीति रिवाजों का पालन किया जाता था और एकत्र किसानों को शपथ दिलाई जाती थी। क्या शपथ दिलाई जाती थी? कि वे केवल उचित लगान अदा करेंगे और लगान अदायगी की समय सीमा का पालन करेंगे। यदि उन्हें भूमि से बेदखल किया जाएगा तो वे भूमि नहीं छोड़ेंगे, बेगार करने से इनकार कर देंगे, अपराधियों से संबंध नहीं रखेंगे, पंचायत के निर्णय स्वीकार करेंगे। एका आंदोलन का मुख्य नेतृत्व समाज के निचले तबके में किसान, मदारी, पासी एवं अन्य पिछड़ी जातियों के किसानों एवं कई छोटे जमींदारों ने किया। मार्च 1922 के अंत तक सरकार ने इस आंदोलन का दमन का सहारा लेकर कुचल दिया। अब हम समझेंगे मोपला विद्रोह। केरल में मालाबार तट पर अगस्त 1921 में अवध जैसे कारणों से ही प्रेरित अगस्त 1921 प्रेरित होकर स्थानीय मोपला किसानों ने जबरदस्त विद्रोह किया। मोपला जो है केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे। केरल की बात हो रही है। अवध के इस किसान आंदोलन से प्रेरित होकर के मोपला विद्रोह हो रहे हैं और मोपला केरल के मालाबार तट के मुस्लिम किसान थे, जहां जमींदारी की अधिकतर मुख्यतया हिंदुओं के हाथों में थी। 19वीं शताब्दी में भी जमींदारों के अत्याचारों से पीड़ित होकर मोपलाओं ने कई बार विद्रोह किए थे। मोपलाओं के विद्रोह का प्रमुख कारण था लगान की उच्च दरें, नजराना एवं अन्य दमनकारी तौर तरीके। किंतु इस बार के आंदोलन की विशेषता इसका राष्ट्रवादी आंदोलन के साथ संबंध स्थापित होना थी। खिलाफत आंदोलन ने किसानों की मांग का समर्थन किया, बदले में किसानों ने आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति लगा दी। यहाँ भी अवध के समान किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फर्क कर पाना कठिन था। ठीक है, अवध के समान ही किसानों की बैठक और खिलाफत की बैठक में फर्क कर पाना मुश्किल था। खिलाफत आंदोलन और ये जो बैठकें होती थी एक समान सी होती थी। गांधी जी, शौकत अली, मौलाना आज़ाद आदि राष्ट्रीय नेताओं ने इन क्षेत्रों का दौरा किया और उनमें भी सक्रियता ला दी। अंत में सरकार ने फरवरी 1921 में निषेधाज्ञा मतलब उन्होंने इसको रोकने के लिए जो आज्ञा, निषेधाज्ञा जो लागू की, निषेधाज्ञा लागू करके खिलाफत के साथ किसानों की सभाओं पर रोक लगा दी और इसके सभी प्रमुख नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। इसका परिणाम ये हुआ कि किसानों का नेतृत्व स्थानीय मोपला नेताओं ने अपने हाथों में ले लिया और उनके हाथों में आ गया और आंदोलन ने हिंसक रूप बना लिया। हिंसक चरण की शुरुआत 20 अगस्त 1921 के खिलाफत के एक प्रमुख नेता मुदलियार की गिरफ्तारी के लिए सेना के मस्जिद में प्रवेश करने को लेकर हुई। इसे मोपलाओं ने अपने धर्म का अपमान समझा।
विद्रोह के प्रथम चरण में बदनाम जमींदारों को निशाना बनाया गया। विद्रोही मोपला किसान मुसलमान थे, परंतु उदार जमींदारों और हिंदुओं को उन्हें परेशान नहीं किया। उदार जमींदारों और हिंदुओं को उन्होंने परेशान नहीं किया। इसके लिए नेताओं द्वारा विद्रोहियों को विशेष हिदायत दी जाती थी, परंतु अंग्रेजी सरकार द्वारा मार्शल लॉ लागू करने की घोषणा से विद्रोह का चरित्र बदल गया। सरकार ने तमाम हिंदुओं को जबरदस्ती अपना धर्म समर्थन करने के लिए कहा और कुछ हिंदू स्वेच्छा से भी खुले तौर पर सरकार का समर्थन करने लगे। इसने विद्रोह को हिंदू विरोधी स्वरूप दे दिया और बड़े पैमाने पर हिंदुओं की हत्याएं और धर्म परिवर्तन की घटनाएं हुई। मोपला विद्रोह के हिंसक रूप लेने के साथ ही राष्ट्रवादी नेता आंदोलन से अलग हो गए। आंदोलन के सांप्रदायिक रूप लेने से वह और भी अलग थलग पड़ गया। दिसंबर 1921 तक सरकार ने पूरी तरह आंदोलन का दमन कर दिया और इससे मोपलाओं का मनोबल पूरी तरह टूट गया और आज़ादी की पूरी लड़ाई में वे फिर कभी शामिल नहीं हुए। जबकि केरल में वामपंथी नेतृत्व में बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन भी चलाया गया। अब हम समझेंगे बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह क्या है? भारत के राजनीतिक परिदृश्य में गांधी जी के पदार्पण के पश्चात गुजरात के सूरत जिले के बारदोली तालुके में राजनीतिक गतिविधियों में भी तेजी आई। यहाँ परिस्थितियाँ उस समय तनावपूर्ण हो गईं जब जनवरी 1926 में स्थानीय प्रशासन ने भू राजस्व की दरों में 30% की वृद्धि की घोषणा की। यहाँ के कांग्रेसी नेताओं के नेतृत्व में स्थानीय लोगों ने इस वृद्धि का तीव्र विरोध किया। परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए सरकार ने समस्या के समाधान हेतु बारदोली जांच आयोग का गठन किया। आयोग ने संस्तुति दी कि भू राजस्व की दरों में की गई वृद्धि अन्यायपूर्ण एवं अनुचित है। फरवरी 1926 में वल्लभ भाई पटेल को आंदोलन की महिलाओं ने सरदार की उपाधि से विभूषित किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को फरवरी 1926 में इस आंदोलन की महिलाओं ने इस सरदार की उपाधि से विभूषित किया। ध्यान दीजिएगा, सरदार पटेल के नेतृत्व में किसानों में बढ़ी हुई दरों पर भू राजस्व अदा करने से इनकार कर दिया गया और सरकार के सम्मुख ये मांग रखी कि जब तक सरकार समस्या के समाधान हेतु किसी स्वतंत्र आयोग का गठन नहीं करती या प्रस्तावित लगान वृद्धि वापस नहीं लेती, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे। आंदोलन को संगठित करने के लिए सरदार पटेल ने पूरे तालुके में 13 छावनियों की स्थापना की। आंदोलनकारियों के समर्थन में जनमत का निर्माण करने के लिए बारदोली सत्याग्रह पत्रिका का प्रकाशन भी प्रारंभ किया। आंदोलन के तरीकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए एक बौद्धिक संगठन भी स्थापित किया। जिन लोगों ने आंदोलन का विरोध किया उनका सामाजिक बहिष्कार किया गया। आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए गए। के.एम. मुंशी और लालजी नारंगी ने आंदोलन के समर्थन में बम्बई विधान परिषद की सदस्यता से त्याग पत्र दे दिया। अगस्त 1928 तक पूरे क्षेत्र में आंदोलन पूर्ण रूप से सक्रिय हो चुका था। आंदोलन के समर्थन में बम्बई में रेलवे हड़ताल का आयोजन किया गया। पटेल की गिरफ्तारी की संभावना को देखते हुए 2 अगस्त 1928 को गांधी जी भी बारदोली पहुंच गए। सरकार अब आंदोलन को शांतिपूर्ण एवं सम्मानजनक ढंग से समाप्त किए जाने का प्रयास करने लगी। सरकार ने एक जांच समिति गठित करना स्वीकार कर लिया। तदुपरांत गठित ब्लूमफील्ड और मैक्सवेल समिति ने भू राजस्व में बढ़ोतरी को गलत बताया और बढ़ोतरी 30% से घटाकर 6.03% कर दी। मतलब बढ़ोतरी जो है 30% की बजाय 6.03% बढ़ाई जानी चाहिए। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह की एक सफल ऐतिहासिक परिणति हुई। अब हम समझेंगे 1930 से 1940 के दशक के किसान आंदोलन। 1930 से लेकर के 1940 के दरमियान कौन से किसान आंदोलन हुए? 1930 और 1940 के दशक में भारत में राष्ट्रीय किसान आंदोलन के साथ साथ किसान आंदोलन की आवृत्ति भी बहुत बढ़ गई। इस चरण के आंदोलन को उत्प्रेरित करने वाले तात्कालिक घटनाक्रम थे 1929 से 1930 की विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का निर्धन कृषक वर्ग पर अत्यंत बुरा प्रभाव पड़ना और कांग्रेस द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन के साथ एक बार फिर व्यापक जनाधार का आंदोलन छेड़ना। इस आंदोलन ने देश के बहुत बड़े हिस्से में टैक्स और लगान न देने के अभियान का रूप ले लिया। इस चरण के किसान संघर्षों ने यद्यपि तात्कालिक तौर पर कुछ ज्यादा प्राप्ति नहीं की, तथापि उन्होंने एक ऐसा वातावरण अवश्य तैयार किया जिसके फलस्वरूप स्वतंत्रता के पश्चात अनेक कृषि सुधार हुए। यथा कौन से सुधार हुए? जैसे जमींदारी उन्मूलन की मांग उठाई उन्होंने, जो दौर में उठी वो स्वतंत्रता के पश्चात कार्यान्वित हुई। इसी प्रकार त्रावणकोर राज्य के भारत में विलय के लिए पुनः प्रवायलार
के आंदोलन ने ऐतिहासिक भूमिका निभाई। इस चरण में किसानों की जो तात्कालिक मांगे थी उनमें थी एक तो टैक्स में कटौती, सामंतों के गैर कानूनी वसूलियाँ, इसके अलावा बेगार की समाप्ति के अलावा जमींदारों के अत्याचारों से मुक्ति, ऋण बोझ में कमी, गैर कानूनी तरीके से ली गई भूमि की वापसी की जाए, किसानों की सुरक्षा आदि प्रमुख इसमें मांगे थी। खेतिहर मजदूरों की मांगे आंध्र प्रदेश और गुजरात के अतिरिक्त अन्य प्रदेश के किसानों आंदोलनों में गौण ही रही। वास्तव में ये आंदोलन जो थे कृषि ढांचे में आमूल चूल परिवर्तन के लिए नहीं हुए, बल्कि उनका उद्देश्य इस व्यवस्था के कुछ अत्यंत पीड़ादायक पहलुओं का अंत करना था। इस काल में किसान आंदोलन के अभ्युदय के लिए कुछ महत्वपूर्ण कारक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने युवा एवं जुझारू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पीढ़ी पैदा की। जब सविनय अवज्ञा आंदोलन में ठहराव आया तब इन कार्यकर्ताओं ने अपनी राजनीतिक ऊर्जा किसान एवं मजदूर आंदोलनों में लगा दी। जो ऊर्जा है वो यहाँ लगा दी। फिर 1937 के चुनावों में अधिकांश प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। 1937 से 1939 के बीच 28 महीनों का कांग्रेसी शासनकाल किसान आंदोलनों का उत्कर्ष काल था। एक तो इस काल में आंदोलनों के लिए नागरिक स्वतंत्रताएं अधिक मिली, दूसरी कांग्रेसी सरकारों ने कृषि कानूनों में सुधार के लिए ठोस कदम भी उठाए। अब हम समझते हैं अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इस सभा की स्थापना अप्रैल 1936 में लखनऊ में की गई। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस महासभा की स्थापना 1936 में लखनऊ में की गई। स्वामी सहजानंद सरस्वती इस सभा के अध्यक्ष एवं एन जी रंगा सचिव चुने गए। इस सभा ने किसान घोषणा पत्र जारी किया और इंदुलाल याज्ञिक के निर्देशन में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा ने एक पत्र का प्रकाशन भी प्रारंभ किया गया। ठीक है, 1936 में अखिल भारतीय किसान महासभा का सम्मेलन जो है फैजपुर में आयोजित किया गया। फैजपुर में 1936 में आंदोलन जो है किया गया और 1937 के प्रांतीय चुनावों हेतु जारी किए गए कांग्रेसी घोषणा पत्र के अनेक प्रावधान अखिल भारतीय किसान सभा के एजेंडे से प्रभावित थे। ठीक है, अब हम समझते हैं कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत 1937 से 1939 के मध्य किसान आंदोलन की आवृत्ति बहुत बढ़ गई। किसान सरकारों के सहयोगात्मक रवैये कांग्रेसी सरकारों के सहयोगात्मक रवैये के कारण किसानों ने तेजी से अपनी मांगें उठानी प्रारंभ कर दी। इस अवधि में जनसभाएं, प्रदर्शन, धरने आयोजित किए गए। गांवों में भी किसान आंदोलन का प्रसार किया गया। प्रांतों में किसानों की गतिविधियां, अब प्रांतों में किसानों की गतिविधियां देखते हैं। सबसे पहले केरल में, तो अलग अलग राज्यों में किसानों को किस तरह से गतिविधियां देखने को मिली। सबसे पहले केरल की बात करेंगे हम। केरल के मालाबार क्षेत्र में वामपंथियों के नेतृत्व में कृषक संघर्षों में संगठित होकर कृषक संगमों ने संगठित होकर किसानों ने जो है सामंती वसूलियों, अग्रिम लगान वसूली एवं बेदखली इत्यादि के विरुद्ध जबरदस्त अभियान छेड़ा। उनका एक तरीका अत्यंत लोकप्रिय और प्रभावी सिद्ध हुआ, जिसमें वे जत्थे बनाकर जमींदारों के घर जाते थे और उनके सामने अपनी मांगे रखकर तत्काल समाधान प्राप्त करते थे। 1938 में किसानों ने मालाबार टेनेसी एक्ट 1929 में संशोधन के लिए महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। 1938 में किसानों ने मालाबार टेनेसी एक्ट 1929 में संशोधन के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन चलाया। अब हम समझते हैं दूसरा प्रांत जो है आंध्र प्रदेश। यहाँ 1937 के चुनावों में जमींदारों और उनके समर्थक उम्मीदवारों की पराजय के कारण, उनकी हार हो जाने के कारण आंध्र प्रदेश में किसानों का मनोबल बहुत बढ़ा और उन्होंने जमींदारों के विशेषाधिकारों और ज्यादतियों के विरुद्ध विद्रोह प्रारंभ कर दिया। ऋण में राहत की मांग भी इस आंदोलन में महत्वपूर्ण थी। इसमें प्रदेश में कई कृषक संगठन सक्रिय थे। 1933 में एन जी रंगा ने भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना की। 1933 में एन जी रंगा ने भारतीय कृषक संस्थान की स्थापना आंध्र प्रदेश में की। आंध्र के किसान आंदोलनों की एक उल्लेखनीय विशेषता ये थी कि किसान कार्यकर्ताओं को अर्थशास्त्र एवं राजनीति शास्त्र में प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध वामपंथी नेता ग्रीष्मकालीन स्कूलों में व्याख्यान देने आते थे। ठीक है, तो गर्मियों की छुट्टियों में भी ग्रीष्मकालीन जो अवकाश थे उनमें ग्रीष्मकालीन स्कूलों में व्याख्यान देने के लिए आते थे वामपंथी नेता, जिनकी व्याख्या किसानों द्वारा दिए गए चंदे से होती थी। इन नेताओं में पीसी जोशी थे, एक अजय घोष थे और एक आरडी भारद्वाज थे। बात करते हैं बिहार की। यहाँ सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृत्यानन, इसके अलावा सांस्कृत्यानन
इसके अलावा पंचानन शर्मा, इसके अलावा जामुन काजीरती, इसके अलावा इत्यादि नेताओं ने किसान आंदोलन को योग्य नेतृत्व प्रदान किया बिहार में। ठीक है, बिहार की बात कर रहे हैं। बिहार में सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांस्कृत्यानंद, इसके अलावा पंचानन शर्मा, इसके अलावा जामुन काजीर इत्यादि नेताओं ने किसान आंदोलनों को योग्य नेतृत्व प्रदान किया बिहार में। 1935 में प्रांतीय किसान महासभा जो बनी थी, उस सभाओं ने सभा में जमींदारों के उन्मूलन का प्रस्ताव पारित किया। बर्खास्त जमीन की वापसी के लिए जब आंदोलन तेज किया गया, इन्होंने आंदोलन तेज किया, तब कांग्रेस सरकार से इस आंदोलन के मतभेद भी हो गए, क्योंकि उस दौर में जमींदारों को नाराज कर राष्ट्रीय आंदोलन में बाधाएं खड़ी नहीं करना चाहती थी। ठीक है, कांग्रेस नहीं चाहती थी। ठीक है, आंदोलन का मुख्य स्वरूप था सत्याग्रह तथा जबरदस्त बुआई और फसल कटाई। इस दौरान किसान के जमींदारों के साथ बड़े पैमाने पर संघर्ष भी हुए। 1939 में कुछ सुविधाएं मिल जाने के कारण और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी के कारण यह आंदोलन कुछ समय के लिए स्थगित हो गया और 1939 के कुछ समय बाद 1945 में पुनः प्रारंभ हो गया और स्वाधीनता के बाद भी ये चलता रहा। जब तक जमींदारी प्रथा समाप्त नहीं होगी, बिहार में यह आंदोलन चलता ही रहा। बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में हुए प्रारंभिक किसान आंदोलनों में पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान दल, पंजाब नौजवान भारत सभा, कीर्ति किसान दल, कांग्रेस एवं अकाली दल की मुख्य भूमिका थी पंजाब में। 1937 में पंजाब किसान समिति ने किसान आंदोलन के संबंध में नए दिशा निर्देश जारी किए। इस आंदोलन का मुख्य निशाना पश्चिमी पंजाब के जमींदार थे, जिनकी शक्ति यूनियनवादी सरकार के गठन के बाद काफ़ी बढ़ गई थी। इस आंदोलन का प्रमुख कारण अमृतसर एवं लाहौर में भू राजस्व में वृद्धि, मुल्तान एवं मांटगोमरी में सिंचाई कर में वृद्धि और निजी ठेकेदारों द्वारा टैक्स लगाया जाना था। यहाँ किसानों ने अपनी मांगों के समर्थन में हड़तालें की। अंत में रियायत प्राप्त करने में वे सफल रहे। पंजाब में किसानों की गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे, एक तो जालंधर, अमृतसर और होशियारपुर, लैलपुरा और शेखुपुरा। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान और दक्षिणी पूर्वी पंजाब के हिंदू किसान इन आंदोलनों के प्रभाव से सामान्यतः अछूते ही रहे। पश्चिमी पंजाब के मुस्लिम किसान और दक्षिणी पूर्वी पंजाब के हिंदू आंदोलन से दूर रहे। इन प्रांतों के अतिरिक्त बंगाल में भी, उड़ीसा में भी, असम में भी, पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत राज्यों में भी और त्रावणकोर में भी, हैदराबाद जैसी रियासतों में भी इस चरण में प्रभावी कृषक आंदोलन हुए। बात करते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब हम समझेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान वामपंथियों की विपरीत धारा की राजनीति के कारण कृषक आंदोलन में कुछ ठहराव सा आ गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान सभा के साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों के बीच मतभेद बहुत गहरे हो गए। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसान सभा के साम्यवादियों और गैर साम्यवादियों के बीच मतभेद बढ़ गए। किसान में ही जो है गैर साम्यवादी और साम्यवादी हो गए थे। इसके परिणाम स्वरूप कई प्रमुख नेता जैसे सहजानंद, इसके अलावा इंदुलाल याज्ञिक, इसके अलावा एन.जी. रंगा सभी जो थे वो सभा से अलग हो गए और 1943 में किसान सभा में विभाजन हो गया। 1943 में आते आते किसान सभा में क्या हो गया? विभाजन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात अगर देखें, दूसरा विश्व युद्ध जब समाप्त हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद की बातें करें तो पहला है एक तो तेभागा आंदोलन। तेभागा यह आंदोलन बंगाल के सबसे प्रमुख किसान आंदोलनों में से एक था। बंगाल में हुआ यह आंदोलन 1940 के लगान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन की मांग की गई। 1940 के लगान आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार इस आंदोलन में मांग की गई और फसल का 2/3 हिस्सा वर्गदारों यानी किसानों को दिया जाए, यह मांग की गई। यह आंदोलन बटाईदारों द्वारा जोतदारों के विरुद्ध चलाया जाता था। इस आंदोलन में सबसे प्रमुख भूमिका बंगाल किसान सभा की थी। बंगाल किसान सभा की थी। इस सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। बंगाल किसान आंदोलन जो है बंगाल का एक क्षेत्र में हुआ था। ठीक है, इस सभा के नेतृत्व में सभाओं और प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। और तेभागा यानी हमें 2/3 भाग चाहिए, तो तेभागा चाई यानी हमें 2/3 भाग चाहिए, इसका अर्थ ये हुआ। तेभागा चाई एवं इंकलाब जिंदाबाद जैसे नारे लगाए गए। शीघ्र ही तेभागा आंदोलन जलपाईगुड़ी और मिदनापुर एवं रंगपुर जिलों में भी फैल गया। इस आंदोलन में सभी स्थानों पर बटाईदारों ने एक जैसी पद्धति अपनाई।
वे लाठी लेकर प्रदर्शन करते थे, नारे लगाते थे एवं उपज को जोतदार के घर ले जाने के बजाय अपने घर ले जाते थे। बर्गदारों ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर, बर्गदारों ने यानी किसानों, क्योंकि ऊपर बताया था बर्गदार का मतलब किसान है, ठीक है। तो किसानों ने यानी कि बर्गदारों ने आंदोलनकारी किसानों को भरपूर समर्थन दिया और बंगाल की कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्यों जैसे मुफ्फर अहमद, इसके अलावा सुनील सेन और मोनी सिंह ने इस आंदोलन में मुख्य भूमिका निभाई। इस आंदोलन में कई स्थानों पर महिलाओं ने न केवल सक्रियता से भाग लिया अपितु कुछ ने तो आंदोलन का नेतृत्व भी किया। काक द्वीप में इन्होंने आंदोलनकारियों के साथ मिलकर सभाओं और प्रदर्शनों में भाग लिया। काक द्वीप में महिलाओं ने आंदोलनकारियों के साथ मिली और सभाओं में भाग लिया, प्रदर्शन भी किए। इसके अलावा बंगीय प्रादेशिक किसान सभा, बंगीय प्रादेशिक किसान सभा के नेतृत्व में चलाए गए इस आंदोलन में मुख्य केंद्र थे संदेश खाली, हरोआ, काकद्वीप, भंगर, सोनारपुर, कास, नौंग एवं 24 परगना जिले का सुंदरवन क्षेत्र। तो ये क्षेत्र जो हैं इस तेभागा आंदोलन के मुख्य क्षेत्र थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी बंगाल के कई क्षेत्रों में भी जोरदार ढंग से आंदोलन चलाया गया। इन स्थानों में किसानों ने तेभागा का नारा बुलंद करते हुए जमींदारों एवं साहूकारों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। आंदोलनकारियों की पुलिस के साथ कई स्थानों पर हिंसक झड़पें भी हुई। स्वाधीनता के पश्चात भी यह आंदोलन उस समय तक जारी रहा जब तक 1949 में बर्गदार अधिनियम नहीं बन गया। दूसरा आंदोलन की बात करें तो वो है तेलंगाना आंदोलन। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात में आंदोलनों की बात करें तो पहला तेभागा था, दूसरा है तेलंगाना आंदोलन। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था। यह आंदोलन आधुनिक भारत के इतिहास का सबसे बड़ा कृषक गुरिल्ला युद्ध था, जिसमें 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को प्रभावित किया। 3000 गांवों और 30 लाख लोगों को इस आंदोलन ने, तेलंगाना आंदोलन ने प्रभावित किया। तेलंगाना क्षेत्र में स्थानीय देशमुखों ने पटेल और पटवारियों की मिली भगत से अधिकांश उपजाऊ भूमि पर कब्जा कर लिया और अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में पर्याप्त वृद्धि कर ली। इन देशमुखों को स्थानीय प्रशासन और पुलिस के साथ ही निजाम सरकार का भी संरक्षण प्राप्त था, ठीक है। इन देशमुखों ने किसानों और खेती और मजदूरों का भरपूर शोषण किया और इस क्षेत्र में अत्याचार की एक बाढ़ सी आ गई थी। सामंती दमन और जबरन वसूली स्थानीय किसानों के भाग्य की नियति बन गई। अपने प्रति किए जा रहे अत्याचारों से तंग आकर किसानों एवं खेती और मजदूरों ने शोषकों के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। कुछ समय पश्चात स्थानीय कम्युनिस्ट, मजोले कृषक और किसान संगठन भी इस आंदोलन में शामिल हो गए। इस आंदोलन में विद्रोहियों ने शोषकों के विरुद्ध गुरिल्ला आक्रमण की नीति अपनाई। युद्ध के दौरान कम्युनिस्ट नेतृत्व वाले गुरिल्ला छापामारों ने आंध्र महासभा के सहयोग से पूरे तेलंगाना क्षेत्र के गांवों में अपनी अच्छी पैठ बना ली। विद्रोह की शुरुआत जुलाई 1946 में हुई। तेलंगाना आंदोलन की विद्रोह की शुरुआत 1946 में हुई जुलाई में, जब नालगोंडा के जंगांव तालुका में एक देशमुख की गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी। गांव के उग्रवादियों ने हत्या कर दी। तब वहां पर आंदोलन शुरू हो गया, विद्रोह शुरू हो गया। शीघ्र विद्रोह वारंगल, कम्मम में भी फैल गया। किसानों ने संगम यानी संघ जो बने हुए थे, संगम के रूप में संगठित होकर देशमुखों पर आक्रमण प्रारंभ कर दिए। इन्होंने हथियारों के रूप में लाठियों, पत्थर के टुकड़ों, मिर्च के पाउडर का उपयोग किया, किंतु सरकार ने आंदोलनकारियों के प्रति अत्यंत निर्दयपूर्ण जो है रुख अपनाया। जुलाई 1946 में विद्रोह शुरू हुआ था और अगस्त 1947 से लेकर के सितंबर 1948 के मध्य आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर था। हैदराबाद विलय के संदर्भ में भारतीय सेना ने जब हैदराबाद को विजित कर लिया तो यह आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। तेलंगाना आंदोलन की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां थी जो निम्न प्रकार से हैं। उपलब्धियों में पहली है गुरिल्ला मार छापा मारों यानी कि वेठियों ने आंदोलन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया और बेगार प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई। दूसरी इसकी विशेषता थी खेतीहर किसानों की मजदूरियां बढ़ा दी गई। तीसरा, अवैध रूप से कब्जा की गई जमीनों को वापस लौटा दी गई। चौथा, लगान की दरों को तय करने और भूमि के पुनर्वितरण हेतु अनेक कदम उठाए गए। सिंचाई सुविधाओं में वृद्धि के लिए अनेक कदम उठाए गए। हैजे पर नियंत्रण के लिए प्रयास किए गए। इसके अलावा महिलाओं की दशा में उल्लेखनीय सुधार आया। भारत की सबसे बड़ी देशी रियासत से अर्ध सामंती व्यवस्था का उन्मूलन कर दिया गया। अर्ध सामंती व्यवस्था क्या होगी? खत्म हो गई। आंदोलन ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के गठन की भूमिका तैयार की। इस आंदोलन ने भाषाई आधार पर एक आंध्र प्रदेश राज्य बनाने की इसने पूरी इसमें क्या करी पृष्ठभूमि तैयार की। 1947 से 1948 की समय की बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसान आंदोलन की उपलब्धियां। इन आंदोलनों ने स्वाधीनता के उपरांत किए गए विभिन्न कृषि
सुधारों के लिए एक अनुकूल वातावरण का निर्माण किया। उदाहरण के लिए जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, इन्होंने भूस्वामियों अर्थात किसानों को उनके वास्तविक अधिकारों से अवगत कराया, कृषि व्यवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की। ये आंदोलन राष्ट्रवादी विचारधारा पर अवलंबित थे। लगभग इन सभी क्षेत्रों में किसान आंदोलनों की प्रकृति एक समान ही थी। इनसे किसानों में अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ी। इस पाठ को हम जल्दी जल्दी एक बार सारांश के रूप में देख लेते हैं। अध्याय जो है समाप्ति की ओर जा रहे हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा उपनिवेशवाद के अंतर्गत भारतीय कृषि व्यवस्था। उपनिवेशवाद के अंतर्गत पढ़ी भारतीय कृषि व्यवस्था। फिर हमने पढ़ा भारतीय कृषि आंदोलनों का सिंहावलोकन। उसमें हमने नील आंदोलन 1859 से 1860 की अवधि देखी। फिर 1873 से 1876 की अवधि में दूसरा आंदोलन पाबना विद्रोह देखा। तीसरा फिर दक्कन विद्रोह हमने पढ़ा। फिर हमने चौथा जो बिंदु है, मतलब ये 3 आंदोलन मुख्यतः देखे। फिर हमने देखा 1857 के पश्चात किसान आंदोलन का परिवर्तित चरित्र। फिर उसके पश्चात हमने समझा 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन, जैसे किसान सभा आंदोलन, जैसे दूसरा है एका आंदोलन, मोपला विद्रोह, बारदोली सत्याग्रह, ये सब 20वीं शताब्दी के कृषक आंदोलन थे। फिर हमने देखे 1930 से 1940 के दशक के किसान आंदोलन, जैसे अखिल भारतीय किसान कांग्रेस सभा, इसके अलावा कांग्रेसी सरकारों के अंतर्गत किसान आंदोलन जो है सारे देखे। इसके पश्चात हमने प्रांतों में किसानों की गतिविधियां देखी, जैसे केरल में देखी, आंध्र प्रदेश में देखी, बिहार में देखी, पंजाब में भी देखी। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स में थोड़ी बहुत गतिविधियां जो हुई थी प्रांतों में किसानों की, वो हमने देखी। उसके पश्चात हमने समझा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान किसान आंदोलन जो है कौन कौन से किस प्रकार चले। फिर हमने समझा द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात आंदोलन जो है कौन कौन से हुए, जैसे तेबागा आंदोलन है, तेलंगाना आंदोलन है। तेलंगाना आंदोलन जो है वो एक 3000 गांवों को और 30 लाख लोगों को प्रभावित करने वाला आंदोलन था। 30 लाख ही था मेरे हिसाब से। किसान आंदोलन की उपलब्धियां, ये सब हमने देखा। और इस प्रकार जो है ये आंदोलन समाप्त हो जाते हैं। और इस अध्याय को हमने बहुत कम समयावधि के अंदर जो है एक बार पढ़ लिया है। इस आंदोलन की बात करूँ तो 30 लाख लोगों की बात यहाँ पर हो गई है। ठीक है, धन्यवाद। 41 मिनट की अवधि में ये पाठ पूरा पढ़ा।